दोस्तों, आज मैं आपको अपनी जिंदगी की वो कहानी सुनाने जा रही हूं जो शायद आप विश्वास ही न कर पाएं। एक झूठ, एक तूफानी रात और एक पिता का वो एक फैसला जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। मैं सिर्फ 15 साल की थी जब मुझे घर से निकाला गया था। तूफान में, रात के अंधेरे में, बिना किसी सहारे के। और वजह, एक ऐसा झूठ जो मैंने बोला ही नहीं था। बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर गिर रही थीं और मैं घर के बाहर खड़ी थी, सन। पापा का चेहरा गुस्से से लाल था। उनकी आंखों में वो नफरत थी जो मैंने कभी अपने लिए सोची भी नहीं थी। उनके हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने मुझे धक्का देकर बाहर किया था। मम्मी दरवाजे के पीछे खड़ी थी, चुप, बस चुप। और मेरी बहन रिया, वो अपने कमरे की खिड़की से झांक रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जीत की चमक। पापा ने कहा था उस रात, निकल जाओ मेरे घर से, आज से तुम मेरी बेटी नहीं हो, बीमार गंदी लड़की। मैं ऐसी बेटी को अपने ग्रुप में नहीं रख सकता। उनकी आवाज में इतनी नफरत थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने उनसे कहने की कोशिश की थी, पापा मैंने कुछ नहीं किया, ये सच नहीं है। लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। बस एक झटके में दरवाजा बंद कर दिया। उस दरवाजे की आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। तूफान तेज हो रहा था। हवा इतनी जोर से चल रही थी कि मैं ठीक से खड़ी भी नहीं रह पा रही थी। बारिश में भीगते हुए मैं सड़क पर खड़ी थी, सोच रही थी कि आखिर हुआ क्या। सुबह तक तो सब ठीक था। पापा ने मुझे स्कूल जाते समय प्यार से बाल भी सहलाए थे। फिर शाम को यह सब कैसे हो गया? मेरी उम्र सिर्फ 15 साल थी। 15 साल। उस उम्र में लड़कियां अपने दोस्तों के साथ खेलती हैं, स्कूल की टेंशन लेती हैं, पापा से पैसे मांगकर चॉकलेट खाती हैं। और मैं अपने ही घर से बाहर खड़ी थी, तूफान में, बिना किसी गलती के। मेरे कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, मेरे बाल चेहरे पर चिपके हुए थे और मेरे पैर कांप रहे थे, ठंड से नहीं, डर से। मैंने एक बार फिर दरवाजा खटखटाया। पापा प्लीज दरवाजा खोलिए, मैं आपको समझाती हूं, मैंने सच में कुछ नहीं किया। मेरी आवाज हवा में कहीं खो गई। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। बस मम्मी की रोने की आवाज सुनाई दी और फिर वो भी बंद हो गई। शायद किसी ने उन्हें चुप करा दिया था। मैं वहां से हटी और सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। बारिश थोड़ी कम हुई थी, लेकिन तूफान अभी भी जोरों पर था। सड़कें सुनसान थीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं। बस मैं, अकेली, डरी हुई और बिल्कुल टूटी हुई। मैंने अपने आंसर से पूछा, अब मैं कहां जाऊं? लेकिन इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मेरे पास कोई रिश्तेदार नहीं था जहां मैं जा सकूं। हमारा परिवार छोटा था, बस हम 4 लोग, पापा, मम्मी, मैं और मेरी छोटी बहन रिया। पापा एक बैंक में मैनेजर थे और मम्मी घर संभालती थीं। हम एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली थे, लेकिन खुश थे। कम से कम मैं तो यही सोचती थी। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, पापा मुझे अपनी गोद में बिठाकर कहानियां सुनाया करते थे। मैं उनकी लाडली बेटी थी। वो मुझे परी बुलाते थे। मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। मेरे स्कूल की हर एक्टिविटी में आते थे। मेरी हर छोटी बड़ी उपलब्धि पर गर्व करते थे। और आज वही पापा मुझे बीमार गंदी लड़की कहकर घर से निकाल रहे थे। सब कुछ बदल गया था जब रिया बड़ी होने लगी। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि पापा का ध्यान उस पर ज्यादा जाने लगा था। शायद इसलिए क्योंकि वो छोटी थी, या शायद इसलिए कि वो ज्यादा चालाक थी। रिया को पता था कि पापा को कैसे मनाना है, कैसे अपनी बात मनवानी है। वो प्यारी मासूम सी दिखती थी, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही था। मुझे याद है वो दिन जब मैं 10वीं कक्षा में थी और स्कूल की पेंटिंग कंपटीशन में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। मैं बहुत खुश होकर घर आई थी। पापा से बोला, पापा देखिए मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है। लेकिन उस वक्त पापा रिया के साथ उसका होमवर्क कर रहे थे। उन्होंने बस मुझे देखा, मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा बेटा, लेकिन अभी रिया का काम पूरा करने दो। मुझे बुरा लगा था उस दिन, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा शायद ये नॉर्मल है। लेकिन फिर ऐसी छोटी छोटी चीजें बढ़ती गईं। मेरा फेवरेट खाना अब कम बनता था,
लेकिन रिया का हमेशा। मेरी जरूरतों को टाल दिया जाता था, लेकिन रिया की हर डिमांड तुरंत पूरी होती थी। मैंने ये सब नोटिस किया था, लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की। मैं एक अच्छी बहन बनना चाहती थी। रिया को मुझसे जलन होने लगी थी, शायद इसलिए कि पढ़ाई में मैं उससे अच्छी थी, या शायद इसलिए कि कुछ चीजें अभी भी मेरे पास बेहतर थीं। मेरे दोस्त ज्यादा थे, मैं ज्यादा पॉपुलर थी स्कूल में, और ये बात उसे खलती थी। मैंने कई बार नोटिस किया था कि जब भी मैं कुछ अच्छा करती थी, रिया की आंखों में एक अजीब सा भाव आ जाता था, जलन, नफरत और कुछ और जो मैं समझ नहीं पाती थी। एक बार मेरा बर्थडे था और मेरे दोस्तों ने मुझे सरप्राइज दिया था स्कूल में। केक, गिफ्ट्स, सब कुछ। मैं बहुत खुश थी। जब मैं घर आई तो रिया ने पूछा, तुझे इतने सारे गिफ्ट्स क्यों मिले? मैंने हंसते हुए कहा, अरे दोस्त है ना, इसलिए। लेकिन उसने मुंह बना लिया और अपने कमरे में चली गई। उस दिन शाम को मम्मी ने मुझे बुलाया और कहा, देख, रिया को बुरा लग रहा है। तू थोड़ा समझदार है, अपने गिफ्ट्स में से कुछ उसे दे दे। मैं हैरान रह गई थी। मेरे बर्थडे पर मुझे अपने गिफ्ट्स बांटने को कहा जा रहा था, लेकिन मैंने मना नहीं किया। मैंने 2 गिफ्ट्स रिया को दे दिए, लेकिन इससे भी उसकी जलन कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ती गई। वो छोटी छोटी बातों पर मुझसे झगड़ा करने लगी। कभी ये कि मैंने उसकी पेंसिल ली, कभी ये कि मैंने उससे ऊंची आवाज में बात की, और हर बार मम्मी पापा उसका ही साथ देते थे। मुझे कहा जाता था, तू बड़ी है, समझदार है, माफ कर दे। मैंने माफ किया, बार बार माफ किया, लेकिन एक दिन मेरी ये माफी काम नहीं आई। तूफान की उस रात से पहले का दिन बिल्कुल नॉर्मल था। मैं स्कूल गई, क्लासेस अटेंड की, घर आई। शाम को मैंने अपना होमवर्क किया और फिर डिनर पर सब साथ बैठे। सब कुछ ठीक था। रिया भी नॉर्मल थी। उसने मुझसे बात की, मजाक भी किया। मुझे लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रात को 9 बजे के आसपास पापा ऑफिस से आए। वो थके हुए लग रहे थे। मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी जब मुझे नीचे से पापा की तेज आवाज सुनाई दी। क्या कह रही हो तुम? मैं घबरा गई और नीचे भागी। पापा गुस्से में थे और रिया रो रही थी। मम्मी उसे संभाल रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ पापा? पापा ने मुझे देखा और उनकी आंखों में वो नजर थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। नफरत, शुद्ध नफरत। उन्होंने कहा, तुम्हारी बहन रो रही है तुम्हारी वजह से। तुमने उसके साथ क्या किया? मैं बिल्कुल शॉक में थी। मैंने मैंने तो कुछ नहीं किया पापा, मैं तो अपने कमरे में थी। रिया ने रोते हुए कहा, नहीं पापा, ये झूठ बोल रही है। आज दोपहर को जब आप और मम्मी बाहर गए थे तब इसने। और फिर उसने कुछ ऐसा कहा जो मेरे पैरों तले जमीन खिसका गया। उसने आरोप लगाया कि मैंने उसे मारा था, उसके साथ बुरा बर्ताव किया था, और सबसे बुरा ये कि उसने कहा मैंने उसे धमकाया था कि अगर किसी को बताया तो मैं उसे और मारूंगी। ये सब झूठ था, पूरा का पूरा झूठ। दोपहर को मैं अपनी दोस्त निधि के घर गई थी। हमने प्रोजेक्ट पर काम किया था। मैं शाम को 5 बजे घर आई थी, लेकिन जब मैंने ये बताने की कोशिश की, पापा ने मुझे चुप करा दिया। बस, पापा ने कहा, अब एक शब्द नहीं। मैं अपनी छोटी बेटी को रोते हुए नहीं देख सकता। तुमने उसे क्यों मारा? पापा, मैंने नहीं मारा, मैं तो घर पर थी ही नहीं। झूठ, तुम झूठ बोल रही हो। रिया क्यों झूठ बोलेगी? पापा, विश्वास कीजिए मुझ पर। लेकिन पापा को मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। रिया उनकी छोटी प्यारी बेटी थी। उन्हें लगा मैं बड़ी हूं, राह जिम्मेदार होनी चाहिए। उन्हें लगा मैं जलन में ये सब कर रही हूं। मम्मी भी चुप थीं। उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने रिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो सिर्फ मैं देख पा रही थी। वो जानती थी कि उसने क्या किया है। पापा ने मुझे मेरे कमरे में भेज दिया और कहा, कल सुबह इस बारे में बात होगी। अभी चुपचाप अपने कमरे में जाओ। मैं अपने कमरे में गई, लेकिन सो नहीं पाई।
मैं सोच रही थी कि रिया ने ऐसा क्यों किया। मैंने कभी उसके साथ बुरा नहीं किया था, फिर ऐसा झूठ क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। रिया ने एक और झूठ बोला था, एक बहुत बड़ा झूठ, जिसकी वजह से मुझे घर से निकाला गया। रात करीब 11 बजे मुझे नीचे से फिर से शोर सुनाई दिया। मैं उठी और दरवाजा खोलकर बाहर झांका। पापा और मम्मी रिया के कमरे में थे। मैं धीरे से सीढ़ियां उतरी और बाहर से उनकी बातें सुनने लगी। रिया रो रही थी, बहुत जोर से। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। दीदी ने कहा था कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो मुझे मुझे और फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी ने उसे गले लगाया। क्या कहा था बेटा? बताओ, डरो मत। रिया ने हिचकिचाते हुए कहा, वो वो बोली कि वो मुझे जान से मार देगी और उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने पापा को बताया तो वो घर में आग लगा देगी। मेरा दिल धक से रह गया। ये क्या बोल रही थी रिया? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मैं उसके कमरे में गई भी नहीं थी आज। पापा गुस्से से कांप रहे थे। ये लड़की बिगड़ गई है, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। मम्मी ने कहा, लेकिन वो हमारी बेटी है, हम उसे कैसे? बेटी? पापा ने कहा, जो बेटी अपनी छोटी बहन को मारे, धमकाए, उसे ऐसी बातें कहे, वो बेटी नहीं है, वो बीमार है, मानसिक रूप से बीमार। बीमार, ये शब्द मेरे कानों में गूंजा। पापा मुझे बीमार कह रहे थे। तभी रिया ने एक और बम फोड़ा। उसने रोते हुए कहा, और पापा, दीदी ने दीदी ने आज मुझे एक किताब दिखाई, एक बहुत गंदी किताब। उसमें बहुत बुरी बुरी तस्वीरें थीं। उसने कहा कि ये नॉर्मल है और मुझे भी ऐसा करना चाहिए। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। किताब? कौन सी किताब? मेरे पास कोई ऐसी किताब नहीं थी। ये सब झूठ था, साफ साफ झूठ। लेकिन पापा को विश्वास हो गया। पापा ने तुरंत मेरे कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। मैं भागकर अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन पापा ने जोर से दरवाजा खोला। उनका चेहरा लाल था, आंखें गुस्से से जल रही थीं। तुम्हारे पास कौन सी किताब है? दिखाओ मुझे। पापा, मेरे पास कोई ऐसी किताब नहीं है। रिया झूठ बोल रही है। झूठ? तुम मुझे सिखा रही हो कि कौन झूठ बोल रहा है। तुमने अपनी छोटी बहन को इतना डरा दिया है कि वो कांप रही है। पापा, मैं सच बोल रही हूं। मुझे नहीं पता वो क्या कह रही है। पापा ने मेरी अलमारी खोली और सारे कपड़े बाहर फेंक दिए। किताबें, नोटबुक्स, सब कुछ बिखेर दिया। वो कुछ ढूंढ रहे थे जो था ही नहीं। मैं रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि वो रुक जाएं, लेकिन वो नहीं रुके। और फिर अचानक पापा को मेरे बैग में से एक पुरानी मैगजीन मिली। ये मेरी दोस्त की थी, जो उसने मुझे दी थी कुछ दिन पहले। एक फैशन मैगजीन। लेकिन उसमें कुछ पेज थे जो थोड़े बोल्ड थे। पापा ने उस मैगजीन को देखा और उनका चेहरा और भी गुस्से से भर गया। ये क्या है? उन्होंने चिल्लाकर पूछा। पापा, ये तो बस एक मैगजीन है, मेरी फ्रेंड ने दी थी। मैगजीन? ये गंदगी है, और तुमने ये अपनी बहन को दिखाया? नहीं पापा, मैंने नहीं दिखाया। मुझे तो पता भी नहीं था कि इसमें ऐसे पेज हैं। लेकिन पापा ने मेरी एक न सुनी। उन्हें अपना सबूत मिल गया था। उन्हें लगा कि रिया सच बोल रही है और मैं झूठ। मम्मी दरवाजे पर खड़ी थीं। मैंने उनकी तरफ देखा, उम्मीद से कि शायद वो मेरा साथ देंगी, लेकिन उन्होंने अपनी नजरें नीचे कर ली। पापा ने मुझे बाजू से पकड़ा और नीचे की तरफ खींचा। मैं इस घर में ऐसी लड़की को नहीं रख सकता। तुम बीमार हो, मानसिक रूप से बीमार। तुम्हें इलाज की जरूरत है, लेकिन मैं तुम्हारा इलाज नहीं करा सकता। मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता। पापा प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। रिया झूठ बोल रही है। चुप, एक शब्द और नहीं। पापा ने मुझे घर के बाहर धक्का दिया। बाहर तूफान था, बारिश तेज हो रही थी।
हवा इतनी जोर से चल रही थी कि मैं सीधी खड़ी नहीं रह पा रही थी। निकल जाओ, पापा ने कहा। आज से तुम मेरी बेटी नहीं हो, बीमार गंदी लड़की। मैं ऐसी बेटी को अपने घर में नहीं रख सकता। मैंने एक आखिरी बार उनकी आंखों में देखा। उनमें कोई प्यार नहीं था, कोई नरमी नहीं थी, बस नफरत और निराशा। और फिर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। मैं वहीं खड़ी रह गई, भीगती हुई, रोती हुई। मेरे अंदर कुछ टूट गया था उस पल। मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा सब कुछ एक झूठ की वजह से छीन लिया गया था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। पापा प्लीज, मम्मी प्लीज दरवाजा खोलो, मैं बाहर मर जाऊंगी। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। घर के सारे दरवाजे बंद थे, सारी लाइट्स बंद थीं, मानो मेरा अस्तित्व ही खत्म हो गया हो। मैं वहां से हटी और सड़क के किनारे चलने लगी, बारिश में भीगते हुए, ठंड से कांपते हुए। मेरे पास कोई छाता नहीं था, कोई जैकेट नहीं थी, बस मेरे कपड़े और मेरा मोबाइल फोन जो अब काम नहीं कर रहा था क्योंकि वो भी पानी में भीग गया था। सड़कें बिल्कुल सुनसान थीं, तूफान की वजह से कोई बाहर नहीं निकला था। सिर्फ मैं थी, अकेली, डरी हुई। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूं, बस चल रही थी, कहीं भी, बस घर से दूर। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, रिया ने ऐसा क्यों किया? क्या मैंने कभी उसके साथ इतना बुरा किया था कि वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दे? क्या ये सिर्फ जलन थी या कुछ और? मैंने अपने बचपन के सारे पल याद किए। वो दिन जब रिया पैदा हुई थी और मैं बहुत खुश थी। मैं उसकी बड़ी बहन बन गई थी। मैं उसे प्यार करती थी, उसकी देखभाल करती थी। जब वो रोती थी तो मैं उसे चुप कराती थी। जब उसे कुछ चाहिए होता था तो मैं उसे देती थी। मैंने हमेशा उसका साथ दिया था। तो फिर क्यों क्यों उसने मेरे साथ ये किया? शायद जलन, शायद वो मुझसे ज्यादा अटेंशन चाहती थी। शायद उसे लगता था कि मैं पापा मम्मी की फेवरेट हूं और उसे नहीं। लेकिन ये सच नहीं था। मैंने कभी किसी की फेवरेट बनने की कोशिश नहीं की। मैं बस एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहन बनना चाहती थी। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया था। एक झूठ ने सब कुछ बदल दिया था। मैं करीब आधा घंटा चल चुकी थी, देन मुझे एहसास हुआ कि मुझे कहीं रुकना होगा। ठंड बढ़ती जा रही थी और मेरा शरीर अब कांपना बंद करके सुन्न होने लगा था। ये खतरनाक था। मुझे पता था कि अगर मैं इसी तरह बारिश में भीगती रही तो मैं बीमार हो जाऊंगी या बदतर। मैंने चारों तरफ देखा। सड़क के किनारे कुछ दुकानें थीं, लेकिन सब बंद थीं। थोड़ा आगे मुझे एक बस स्टॉप दिखा। मैं वहां भागी और शेड के नीचे खड़ी हो गई। कम से कम यहां बारिश से थोड़ी राहत मिली। मैंने अपने कपड़ों से पानी निचोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह भीग चुके थे। मेरे बाल चेहरे पर चिपके हुए थे, मेरे जूते पानी से भरे हुए थे। मैं वहां बेंच पर बैठ गई और अपने घुटनों में मुंह छुपाकर रोने लगी। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे रहूंगी? मेरे पास पैसे नहीं थे, कोई प्लान नहीं था। मैं सिर्फ 15 साल की थी, मैं इतनी छोटी थी। तभी मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। मैंने सिर उठाया और देखा कि सड़क के उस पार 3-4 लोग खड़े थे। वो मेरी तरफ देख रहे थे और आपस में कुछ बात कर रहे थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे डर लगने लगा। वो लोग धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं उठकर खड़ी हो गई, तैयार भागने के लिए। लेकिन मेरे पैर कांप रहे थे। मैं ठीक से खड़ी भी नहीं रह पा रही थी। एक आदमी ने मुझसे पूछा, बेटा, तुम यहां इस वक्त क्या कर रही हो? घर नहीं जाना? मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कहूं। अगर मैंने सच बता दिया तो क्या वो मुझे वापस घर भेज देंगे? दूसरे आदमी ने कहा, लगता है भाग कर आई है घर से। आजकल की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। मैंने तुरंत कहा, नहीं, मैं भागी नहीं हूं। मुझे मुझे निकाल दिया गया है। पहले आदमी ने हैरानी से पूछा, निकाल दिया? किस में? मेरे पापा ने। क्यों? मैं क्या बेइज्जती कि मेरी बहन ने मेरे खिलाफ झूठ बोला और मेरे पापा को मुझ पर विश्वास नहीं हुआ कि मुझे बीमार कहकर घर से निकाल दिया गया।
मैंने बस इतना कहा, एक गलतफहमी की वजह से। तीसरा आदमी जो अब तक चुप था बोला, देखो हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए, ये फैमिली मैटर है, चलो यहां से। और वो तीनों वहां से चले गए। मैं फिर से अकेली रह गई। मैं वापस बेंच पर बैठ गई। समय धीरे धीरे बीत रहा था। मुझे नहीं पता था कि कितना वक्त हो गया था। शायद 1 घंटा, शायद 2। बारिश अब धीमी हो गई थी, लेकिन हवा अभी भी तेज थी। मैं सोच रही थी कि क्या मुझे किसी दोस्त के घर जाना चाहिए, लेकिन इस वक्त, रात के करीब 1 बजे, कौन दरवाजा खोलेगा? और अगर खोला भी तो क्या उनके माता पिता मुझे रहने देंगे? मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड निधि के बारे में सोचा। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। उसके घर में कई बार गई थी, लेकिन उसका घर यहां से बहुत दूर था, शहर के दूसरी तरफ। और इस वक्त कोई बस या ऑटो भी नहीं मिलेगा। तभी मैंने देखा कि दूर से एक कार आ रही थी, धीरे धीरे। कार मेरे पास आकर रुकी और एक आदमी ने खिड़की से बाहर झांका। बेटा, तुम ठीक हो? उसने पूछा। मैंने हां में सिर हिलाया, हालांकि मैं ठीक नहीं थी। इस वक्त यहां अकेली क्यों हो? घर नहीं जाना? मैंने फिर से कुछ नहीं कहा। वो आदमी कार से उतरा। वो 40-45 साल का रहा होगा। उसकी शक्ल ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन मुझे फिर भी डर लग रहा था। सुनो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? मैं क्या बताती कि मेरे पास अब कोई घर नहीं है। मैंने कहा, नहीं थैंक यू, मैं ठीक हूं। ठीक कैसे हो? तुम तो बिल्कुल भीग गई हो और कांप रही हो। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। मुझे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे पता था कि रात में अजनबियों से सावधान रहना चाहिए, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प ही नहीं था। मैंने कहा, नहीं सच में मैं ठीक हूं, आप जाइए। वो आदमी थोड़ा नाराज हुआ। देखो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तुम इस वक्त यहां अकेली हो, ये सेफ नहीं है। मुझे उसकी बात में थोड़ी सच्चाई लगी। शायद वो सच में मेरी मदद करना चाहता था, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा था। तभी वो आदमी अपनी कार की तरफ मुड़ा और बोला, ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मत जाओ, लेकिन कम से कम ये लो, एक कंबल। उसने अपनी कार से एक कंबल निकाला और मुझे दिया। मैंने वो कंबल लिया। थैंक यू। और सुनो, उसने कहा, अगर तुम्हें किसी की मदद चाहिए तो पुलिस को फोन करो, ठीक है? मैंने हां में सिर हिलाया। वो आदमी अपनी कार में बैठा और चला गया। मैंने कंबल अपने चारों तरफ लपेटा। थोड़ी गर्माहट मिली, लेकिन अभी भी मेरा शरीर सुन्न था। पुलिस। मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए था, लेकिन मेरा फोन काम नहीं कर रहा था। और अगर मैंने पुलिस को फोन किया तो वो मुझे वापस घर भेज देंगे, और मैं वापस नहीं जाना चाहती थी। नहीं अभी। नहीं जब मेरे पापा मुझे बीमार समझते हैं। मैं वहीं बैठी रही, कंबल में लिपटी हुई। समय धीरे धीरे बीत रहा था। बारिश अब लगभग बंद हो गई थी। आसमान में बादल अभी भी थे, लेकिन तूफान शांत हो गया था। मैंने आसमान की तरफ देखा। काले बादल, कोई तारा नहीं, कोई चांद नहीं, सब कुछ अंधेरा था, बिल्कुल मेरी जिंदगी की तरह। मैंने सोचा कि क्या मैं कभी अपने घर वापस जा पाऊंगी? क्या कभी पापा मुझ पर फिर से विश्वास करेंगे? क्या रिया का झूठ कभी सामने आएगा? लेकिन इन सवालों के कोई जवाब नहीं थे। मैं बस इंतजार कर सकती थी। सुबह का इंतजार, किसी चमत्कार का इंतजार। करीब 2.5 घंटे बीत गए थे जब मुझे फिर से कुछ आवाजें सुनाई दी। इस बार ये आवाजें अलग थीं, ज्यादा खतरनाक। मैंने देखा कि 3 लड़के मेरी तरफ आ रहे थे। वो शराब पिए हुए लग रहे थे। उनकी चाल लड़खड़ा रही थी और वो आपस में कुछ बात कर रहे थे और हंस रहे थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे बहुत डर लगने लगा। मैं उठकर खड़ी हो गई, तैयार भागने के लिए। एक लड़के ने मुझे देखोला। अरे देखो देखो, यहां कोई लड़की है। दूसरा बोला, वो भी अकेली, इस वक्त यहां क्या कर रही है? तीसरा बोला, चलो पूछते हैं। वो तीनों मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं पीछे हटने लगी।
पहले लड़के ने कहा, अरे डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, बस बात करना चाहते हैं। लेकिन मुझे उनकी आंखों में वो दिखाई दिया जो मैं नहीं देखना चाहती थी, बुरी नीयत। मैंने कहा, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे कहीं जाना है। कहाँ नहीं जाना है इस वक्त, रात के 2 बजे, और वो भी अकेली? दूसरे ने कहा। प्लीज। तीसरा लड़का मेरे बिल्कुल पास आ गया। मैं और पीछे हटी। मेरी पीठ अब बस स्टॉप की दीवार से लग गई थी। देखो, उसने कहा, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें एक अच्छी जगह ले जाएंगे, तुम्हें खाना भी मिलेगा, रहने की जगह भी। मैं समझ गई कि ये लोग क्या चाहते हैं। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाई, हेल्प! कोई है? हेल्प! पहले लड़के ने मेरा मुंह बंद करने की कोशिश की। मैंने उसका हाथ काट लिया। वो दर्द से चिल्लाया। साली ने काट लिया, उसने गुस्से में कहा। दूसरे ने कहा, पकड़ो इसे। मैं भागने की कोशिश की, लेकिन एक ने मेरा बाजू पकड़ लिया। मैं चीखने लगी, लात मारने लगी, लेकिन वो मुझसे ज्यादा ताकतवर थे। तभी अचानक मुझे दूर से एक गाड़ी की आवाज सुनाई दी, और फिर सायरन, पुलिस की गाड़ी। वो तीनों लड़के घबरा गए और मुझे छोड़कर भाग गए। मैं जमीन पर गिर पड़ी, हाँफ रही थी, रो रही थी। पुलिस की गाड़ी बस स्टॉप के पास रुकी। 2 पुलिस वाले उतरे और मेरी तरफ आए। बेटा, तुम ठीक हो? एक ने पूछा। मैं रोते हुए बोली, वो लोग, उन्होंने मुझे। हम जानते हैं, हमने सब देखा। वो लड़के भाग गए। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैंने नहीं में सिर हिलाया। तुम यहां इस वक्त क्या कर रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मैं क्या बताती? मैंने बस इतना कहा, मुझे घर से निकाल दिया गया है। दोनों पुलिस वालों ने एक दूसरे को देखा। फिर एक ने कहा, चलो हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो, वहां हम तुम्हारे घर वालों को फोन करेंगे। नहीं प्लीज, मैं घर नहीं जाना चाहती। क्यों? क्योंकि क्योंकि वो मुझ पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है मैं बीमार हूं। बीमार? किस तरह की बीमार? मैं क्या समझाती? मैंने बस चुप रहना ही बेहतर समझा। पुलिस वालों ने मुझे गाड़ी में बिठाया और पुलिस स्टेशन ले गए। वहां मुझे एक कमरे में बिठाया गया। एक महिला पुलिस वाली आई और मुझसे बात करने लगी। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? आरोही। आरोही, तुम्हें घर से किसने निकाला? मेरे पापा ने। क्यों? मैंने सब कुछ बता दिया। रिया का झूठ, पापा का गुस्सा, वो मैगजीन, सब कुछ। महिला पुलिस वाली ध्यान से सुन रही थी। ठीक है, उसने कहा, हम तुम्हारे फोन करेंगे। नहीं प्लीज। आरोही, हमें करना होगा, तुम नाबालिग हो, हम तुम्हें यहां नहीं रख सकते। और फिर उन्होंने मेरे घर फोन किया। घर पर फोन की घंटी बजी। रात के करीब 3 बज रहे थे। पापा सो नहीं पाए थे। वो सोफे पर बैठे थे, सोच रहे थे। उन्हें पता था कि उन्होंने जो किया वो सही नहीं था, लेकिन उनका गुस्सा और निराशा इतनी ज्यादा थी कि वो सोच नहीं पा रहे थे। फोन की घंटी ने उन्हें चौंका दिया। इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? उन्होंने फोन उठाया। हेलो, क्या आप आरोही के पिता हैं? एक आवाज आई। पापा का दिल धक से रह गया। जी हां, कौन बोल रहा है? मैं सिटी पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूं, आपकी बेटी यहां है। पापा का चेहरा पीला पड़ गया। क्या? आरोही? वो ठीक है? जी हां, फिलापन ठीक है, लेकिन आपको तुरंत यहां आना होगा। क्या हुआ? उसे क्या हुआ? आप यहां आइए, फिर बात करेंगे। पापा ने फोन रखा। उनके हाथ कांप रहे थे। मम्मी सीढ़ियों से उतर कर आई। क्या हुआ? किसका फोन था? पुलिस स्टेशन से। आरोही वहां है। मम्मी की आंखें फटी रह गईं। क्या? वो ठीक है? नहीं पता, हमें तुरंत जाना होगा। दोनों जल्दी से तैयार हुए और पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़े। पूरे रास्ते पापा के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, मैंने अपनी बेटी के साथ क्या किया? मैंने उसे तूफान में निकाल दिया।
क्या हुआ होगा उसके साथ? उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर, चिंता और गिल्ट सब एक साथ। उन्हें रिया के शब्द याद आ रहे थे, वो मैगजीन याद आ रही थी। लेकिन अब उन्हें शक होने लगा था। क्या सच में आरोही ने वो सब किया था? क्या वो सच में बीमार थी? जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे तो महिला पुलिस वाली उन्हें अंदर ले गई। मैं वहां एक कोने में बैठी थी, कंबल में लिपटी हुई। मेरे कपड़े अभी भी गीले थे, मेरा चेहरा सूजा हुआ था रोने की वजह से। पापा ने मुझे देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो मेरी तरफ बढ़े, लेकिन मैंने अपना चेहरा फेर लिया। महिला पुलिस वाली ने पापा से कहा, आपकी बेटी को आज रात बहुत खतरनाक हालात का सामना करना पड़ा। कुछ लड़कों ने उस पर हमला करने की कोशिश की। अच्छा हुआ कि हमारी पेट्रोलिंग टीम वहां पहुंच गई, वरना। पापा का चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया। क्या? हमला? जी हां, और सब इसलिए क्योंकि आपने अपनी नाबालिग बेटी को रात में तूफान में घर से निकाल दिया। आप जानते हैं ये क्राइम है। पापा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने क्या किया था? अपनी बेटी को, जिसे उन्होंने पाला बड़ा किया, उसे उन्होंने खतरे में डाल दिया था। मम्मी रोने लगी। आरोही, बेटा। लेकिन मैंने उनसे बात नहीं की। मैं सिर्फ वहां बैठी रही, खाली नजरों से दीवार को देखती हुई। पुलिस वाली ने कहा, अभी हम आपके खिलाफ केस दर्ज नहीं कर रहे क्योंकि आपकी बेटी ने मना किया है। लेकिन अगर आगे ऐसा कुछ हुआ तो हम एक्शन लेंगे, समझे? पापा ने सिर झुकाकर हां कहा। और हां, पुलिस वाली ने कहा, आपकी बेटी ने जो बताया है उसके अनुसार यह सब एक गलतफहमी की वजह से हुआ। आपको अपनी छोटी बेटी से सच जानना होगा। सच? जी हां, लगता है उसने झूठ बोला है। पापा के दिमाग में हजारों ख्याल आने लगे। रिया ने झूठ बोला? लेकिन क्यों? उसे क्या जरूरत थी अपनी बड़ी बहन के खिलाफ झूठ बोलने की? पुलिस वाली ने कहा, आपकी बेटी को तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। उसे हाइपोथर्मिया हो सकता है। वो बहुत देर तक बारिश में भीगी रही है। पापा ने तुरंत कहा, जी हम अभी ले जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने मुझे उठाने की कोशिश की, मैंने उनका हाथ झटक दिया। मुझे मत छूइए। आरोही, बेटा, मैं आपकी बेटी नहीं हूं। आपने खुद कहा था मैं बीमार हूं, गंदी हूं, याद है? पापा के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उनकी आंखों में सिर्फ पछतावा था। मम्मी आगे बढ़ी। आरोही, प्लीज हमें माफ कर दे। मैंने उनकी तरफ देखा। आप चुप क्यों रही मम्मी? जब पापा मुझे निकाल रहे थे तब आपने कुछ क्यों नहीं कहा? आप मेरी मां हैं, आपको मेरा साथ देना चाहिए था। मम्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं डर गई थी। मुझे नहीं पता था कि क्या सही है और क्या गलत। आपको पता होना चाहिए था। पुलिस वाली ने बीच में कहा, देखो, आप लोगों की फैमिली की बातें बाद में हो जाएंगी। अभी इस बच्ची को अस्पताल ले जाना जरूरी है। आखिरकार मैं उठी। मुझे चलने में दिक्कत हो रही थी। मेरा शरीर बिल्कुल सुन्न हो गया था। पापा ने मुझे सहारा देने की कोशिश की, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने पुलिस वाली का सहारा लिया और बाहर निकली। हम सब अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने तुरंत मेरा चेकअप किया। उन्होंने कहा कि मुझे हल्का हाइपोथर्मिया है और मुझे कुछ दिन अस्पताल में रहना होगा। मुझे एक कमरे में भर्ती किया गया। मम्मी पापा बाहर बैठे थे। मैं अंदर लेटी थी, ब्लैंकेट से ढकी हुई। मेरे शरीर में ग्लूकोज चढ़ाया गया था। मुझे बहुत थकान महसूस हो रही थी, लेकिन मैं सो नहीं पा रही थी। मेरे दिमाग में आज रात की सारी यादें घूम रही थी। पापा का गुस्सा, रिया का झूठ, तूफान, वो लड़के, सब कुछ। गौलवू सुबह जब मैं उठी तो मम्मी मेरे बिस्तर के पास बैठी थी। उनकी आंखें लाल थीं, लगता था वो रात भर रोती रहीं। आरोही, बेटा, तू ठीक है? उन्होंने पूछा। मैंने हां में सिर हिलाया। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे तेरा साथ देना चाहिए था। मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कहूं। तभी पापा अंदर आए।
उनका चेहरा पीला था, आंखों के नीचे काले घेरे थे। वो भी रात भर सोए नहीं थे। आरोही, उन्होंने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने उनकी तरफ नहीं देखा। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था। मुझे रिया की बात सुनकर इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए था। मैंने धीरे से पूछा, अब आपको विश्वास हो गया कि मैंने कुछ नहीं किया था? पापा चुप रहे, फिर बोले, मुझे नहीं पता, मैं कंफ्यूज हूं। मुझे रिया से बात करनी होगी। तो करिए। पूछिए उससे कि उसने ऐसा झूठ क्यों बोला। पूछिए कि मैंने उसके साथ क्या बुरा किया था जो उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। पापा की आंखों में आंसू आ गए। मैं बात करूंगा, मैं सच जानूंगा। और अगर सच ये निकला कि रिया ने झूठ बोला था तब? पापा ने कुछ नहीं कहा। वो सिर झुकाकर खड़े रहे। उस दिन शाम को पापा घर गए। मम्मी अस्पताल में मेरे साथ रहीं। पापा ने रिया को बुलाया और उससे बात करने लगे। रिया, मुझे सच बताओ, क्या आरोही ने सच में तुम्हारे साथ वो सब किया था जो तुमने बताया था? रिया ने बिना हिचकिचाए कहा, हां पापा, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? लेकिन आरोही कहती है कि वो दोपहर को घर पर थी ही नहीं, वो अपनी फ्रेंड के घर गई थी। रिया थोड़ी घबराई, लेकिन फिर संभल गई। नहीं पापा, वो झूठ बोल रही है, वो घर पर ही थी। और वो मैगजीन उसने तुम्हें दिखाया था? हां पापा। पापा ने रिया की आंखों में देखा। कुछ तो गड़बड़ था। रिया की आंखें इधर उधर घूम रही थीं। वो सीधे पापा की आंखों में नहीं देख पा रही थी। रिया, पापा ने सख्ती से कहा, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, सच बताओ, क्या तुमने झूठ बोला था? रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा कि पापा को शक हो गया है, लेकिन फिर भी उसने अपनी बात पर कायम रहने की कोशिश की। पापा, मैं सच बोल रही हूं। मुझे नहीं पता दीदी ने आपको क्या कहा है, लेकिन बस, पापा ने उसे बीच में रोका। अब और नहीं। मैं कल आरोही की फ्रेंड निधि से मिलूंगा और पता करूंगा कि सच क्या है। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। निधि? अगर पापा ने निधि से बात की तो सच सामने आ जाएगा। निधि बता देगी कि आरोही उसके घर आई थी उस दिन। रिया को समझ आ गया कि अब उसका झूठ एक और ज्यादा दिन नहीं चल सकता, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की। पापा, निधि भी झूठ बोलेगी, वो दीदी की बेस्ट फ्रेंड है। हम देखेंगे। अगले दिन पापा निधि के घर गए। निधि और उसकी मां दोनों घर पर थे। पापा ने निधि से पूछा, परसों शनिवार को आरोही तुम्हारे घर आई थी? निधि ने तुरंत हां में जवाब दिया। जी अंकल, वो दोपहर में आई थी। हमने साथ में प्रोजेक्ट पर काम किया था। वो शाम को 5 बजे घर गई थी। पापा के चेहरे का रंग उड़ गया। मतलब आरोही सच बोल रही थी। वो उस वक्त घर पर थी ही नहीं जब रिया ने कहा था कि उसने उसे मारा था। निधि की मां ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? पापा ने बस इतना कहा, जी बस कुछ कंफर्म करना था। और वो वहां से चले गए। वापस घर आकर पापा ने रिया को बुलाया। इस बार उनका चेहरा बहुत सख्त था। रिया, मैं निधि से मिलकर आया हूं। उसने बताया कि आरोही परसों उसके घर गई थी, तो तुमने झूठ बोला था? रिया की आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी कि अब सच छुपाना मुमकिन नहीं है। पापा, वो रोने लगी। बस, अब और नाटक नहीं, सच बताओ। और फिर रिया ने सब कुछ बता दिया कि उसे आरोही से जलन थी, कि उसे लगता था आरोही ज्यादा अच्छी है उससे, कि वो चाहती थी कि सबका ध्यान सिर्फ उस पर हो, इसलिए उसने वो झूठ बोला था। उसे नहीं पता था कि इसका इतना बड़ा नतीजा होगा। पापा के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उन्होंने अपने हाथों से अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर दी थी, और वो भी बिना सच जाने, बिना पूरी बात सुने। उन्होंने रिया से कहा, तुम्हें पता है तुमने क्या किया? तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन को मौत का सामना करना पड़ सकता था।
उस पर हमला होने वाला था, और ये सब तुम्हारे झूठ की वजह से। रिया फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। मैंने तो बस सोचा था कि दीदी को डांट पड़ेगी। मुझे नहीं पता था कि आप उन्हें घर से निकाल देंगे। तुम्हें नहीं पता था? तुमने इतना बड़ा झूठ बोला और तुम्हें नहीं पता था कि क्या होगा? तुमने अपनी बहन की रेपुटेशन खराब की, उसे बीमार कहलवाया, और तुम कह रही हो तुम्हें नहीं पता था? रिया के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस रोती रही। पापा तुरंत अस्पताल पहुंचे। उनकी आंखों में आंसू थे। वो मेरे कमरे में आए और मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गए। आरोही, बेटा मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था। मुझे पूरी बात सुननी चाहिए थी। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें सजा दे दी। मुझे माफ कर दो। मैंने उन्हें देखा। मेरी आंखों में भी आंसू थे। मैंने पूछा, अब आपको विश्वास हो गया? हाँ बेटा, मैं निधि से मिला और रिया ने भी सच बोल दिया। उसने झूठ बोला था। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं एक बुरा बाप हूं। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ रोती रही। मम्मी भी रो रही थी। बेटा, हमें माफ कर दे। हमने तेरे साथ बहुत बुरा किया। पापा ने मेरा हाथ पकड़ा। बेटा, मैं जानता हूं कि मैंने जो किया वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन प्लीज मुझे एक मौका दो। मैं सब ठीक कर दूंगा। मैंने धीरे से पूछा, कैसे ठीक करेंगे पापा? जो हो गया वो तो हो गया। मुझे उन लड़कों का डर अब भी लगता है। मुझे उस तूफान की याद अब भी आती है। मुझे वो दरवाजा बंद होने की आवाज अब भी सुनाई देती है। आप ये सब कैसे ठीक करेंगे? पापा के पास कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ रोते रहे। मैं अस्पताल में 3 दिन रही। उन 3 दिनों में मम्मी पापा रोज आते थे। वो मुझसे माफी मांगते रहे, लेकिन मेरे अंदर का दर्द इतनी आसानी से नहीं जा सकता था। तीसरे दिन डॉक्टर ने कहा कि अब मैं घर जा सकती हूं, लेकिन मैं घर जाना नहीं चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि मैं रिया का सामना कैसे करूंगी। वो लड़की जिसने मेरे साथ इतना बुरा किया, कैसे मैं उसे फिर से देख सकती हूं? लेकिन मेरे पास कोई और जगह भी नहीं थी। मैं सिर्फ 15 साल की थी। मैं अकेले नहीं रह सकती थी। जब मैं घर पहुंची तो रिया अपने कमरे में थी। पापा ने उसे वहीं रहने को कहा था। मैंने सीधे अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। शाम को मम्मी ने मुझे खाने के लिए बुलाया। मैं नीचे गई। डाइनिंग टेबल पर मम्मी, पापा और रिया बैठे थे। जब रिया ने मुझे देखा तो उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। मैं चुपचाप बैठ गई। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सिर्फ चम्मचों और प्लेट्स की आवाज आ रही थी। फिर पापा ने चुप्पी तोड़ी। आरोही, मैं चाहता हूं कि रिया तुमसे माफी मांगे। मैंने कुछ नहीं कहा। पापा ने रिया से कहा, रिया, अपनी बहन से माफी मांगो। रिया ने रोते हुए कहा, दीदी मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। मैं बस जलन में मैंने बहुत बड़ी गलती की। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने उसकी तरफ देखा। वो सच में रो रही थी। लेकिन क्या उसके आंसू सच्चे थे, या फिर ये भी एक नाटक था? मैंने कहा, तुम्हें जलन क्यों थी रिया? मैंने तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं किया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रही। फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? रिया ने कहा, मुझे लगता था कि तुम मुझसे बेहतर हो। तुम पढ़ाई में अच्छी हो, तुम्हारे ज्यादा दोस्त हैं, तुम ज्यादा पॉपुलर हो। मुझे लगता था कि मम्मी पापा तुम्हें ज्यादा प्यार करते हैं। ये सब तुम्हारे दिमाग में था रिया, सच नहीं था। और अगर था भी तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे खिलाफ झूठ बोलो। मुझे पता है दीदी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं जीवन भर इसका पछतावा करूंगी। मैंने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता था कि मैं उसे माफ कर सकती हूं या नहीं। जो उसने किया था वो बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी वो मेरी बहन थी, मेरी छोटी बहन। मैंने कहा, मुझे वक्त चाहिए। मैं अभी तुम्हें माफ नहीं कर सकती, शायद कभी नहीं कर सकती। रिया ने सिर हिलाया। मैं समझती हूं।
अगले कुछ हफ्तों में घर का माहौल बहुत अजीब था। सब कुछ पहले जैसा नहीं था। मैं रिया से बात नहीं करती थी। पापा और मम्मी मुझसे बहुत प्यार से पेश आते थे, लेकिन मेरे और उनके बीच एक दीवार आ गई थी, विश्वास की दीवार। पापा ने रिया को सजा दी थी। उसे 1 महीने तक घर से बाहर नहीं जाने दिया गया। उसका मोबाइल भी ले लिया गया। लेकिन क्या इतना काफी था? क्या इससे वो सबक सीख जाएगी? मैं स्कूल वापस गई। मेरे दोस्तों ने पूछा कि मैं इतने दिन कहाँ थी। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मैं क्या बताती कि मुझे मेरे ही परिवार ने घर से निकाल दिया था। निधि को जरूर पता चल गया था, क्योंकि उसके घर पापा गए थे। उसने मुझसे बात की और मुझे सहारा दिया। वो एक सच्ची दोस्त थी। धीरे धीरे हफ्ते महीनों में बदल गए। मैं सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर से मैं टूटी हुई थी। मुझे रात में नींद नहीं आती थी। मुझे बुरे सपने आते थे। उस तूफानी रात के, उन लड़कों के, पापा के गुस्से के। मैंने काउंसलिंग लेनी शुरू की। एक साइकोलॉजिस्ट से मिलने लगी। धीरे धीरे मुझे बेहतर महसूस होने लगा, लेकिन जो दर्द था वो पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता था। रिया ने भी बदलना शुरू किया। वो अब ज्यादा शांत रहती थी, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी। उसने कई बार मुझसे माफी मांगी, लेकिन मैं उसे पूरी तरह से माफ नहीं कर पाई। एक दिन करीब 6 महीने बाद रिया मेरे कमरे में आई। उसकी आंखों में आंसू थे। दीदी, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूं? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो बैठ गई। दीदी, मैं जानती हूं कि तुम मुझे माफ नहीं कर सकती, और मैं इसे समझती हूं। मैंने जो किया वो बहुत गलत था। लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम जानो कि मुझे हर रोज पछतावा होता है। हर रोज जब मैं तुम्हें देखती हूं तो मुझे वो रात याद आती है, और मैं खुद से नफरत करती हूं। मैंने उससे पूछा, क्यों किया तुमने ऐसा रिया? सच में क्यों? रिया ने कहा, मुझे नहीं पता दीदी। मैं बस मैं बस चाहती थी कि सबका ध्यान मुझ पर हो। मुझे लगता था कि तुम हर चीज में मुझसे बेहतर हो, और इसलिए सब तुम्हें ज्यादा प्यार करते हैं। मैं बेवकूफ थी। मैं बहुत बेवकूफ थी। मैंने कहा, हां, तुम बेवकूफ थीं, लेकिन तुमने सिर्फ बेवकूफी नहीं की, तुमने क्रूरता की। तुमने मेरी रेप्यूटेशन खराब की, मुझे बीमार कहलवाया, और सबसे बुरा, तुमने मुझे मेरे परिवार से अलग कर दिया। मुझे पता है दीदी, और मैं इसके लिए जीवन भर माफी मांगती रहूंगी। मैंने गहरी सांस ली। रिया, मैं तुम्हें माफ करने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। जो हुआ वो मेरे अंदर हमेशा के लिए एक निशान छोड़ गया है। मैं समझती हूं दीदी, लेकिन मैंने कहा, तुम मेरी बहन हो और मैं तुमसे प्यार करती हूं, इसलिए मैं कोशिश करूंगी। वक्त लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। रिया फूट फूट कर रोने लगी। उसने मुझे गले लगाया। थैंक यू दीदी, थैंक यू। उस दिन से हम दोनों ने एक नई शुरुआत की। धीरे धीरे हमारे बीच की दूरी कम होने लगी। रिया ने सच में बदलना शुरू किया। वो अब जलन में नहीं जीती थी। वो अपनी अच्छाइयों पर ध्यान देती थी। पापा और मम्मी के साथ भी रिश्ते बेहतर होने लगे। पापा ने मुझसे वादा किया कि वो कभी भी बिना पूरी बात सुने मुझ पर कोई फैसला नहीं लेंगे। मम्मी ने वादा किया कि वो हमेशा मेरा साथ देंगी, चाहे कुछ भी हो। लेकिन फिर भी कुछ बदल गया था। मैं अब वो मासूम लड़की नहीं रही जो मैं पहले थी। मैंने जिंदगी का कड़वा सच देख लिया था। मैंने देख लिया था कि कैसे एक झूठ पूरी जिंदगी बदल सकता है। 1 साल बीत गया। मैं अब 16 साल की थी। मैं 10वीं कक्षा में थी और अपनी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। रिया अब 9वीं में थी। उसने सच में बहुत बदलाव किया था। वो अब एक अच्छी इंसान बन रही थी। उसने अपनी गलतियों से सीखा था। एक दिन हम सब परिवार के साथ बैठे थे। पापा ने कहा, मुझे तुम सबसे कुछ कहना है। हम सब ने उनकी तरफ देखा। मैं चाहता हूं कि हम उस रात के बारे में बात करें, उस तूफानी रात के बारे में। मैं थोड़ी असहज हो गई।
मैं उस रात के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। पापा ने कहा, मैं जानता हूं कि यह मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। हमें एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए। मम्मी ने कहा, हाँ, मुझे भी लगता है। मैंने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं बात करूंगी। और फिर हम सब ने खुलकर बात की। मैंने बताया कि मुझे कैसा लगा था जब पापा ने मुझे निकाला था, कि मैं कितनी डरी हुई थी, कितनी अकेली। पापा और मम्मी ने बताया कि उन्हें कैसा लगा था जब उन्हें पुलिस का फोन आया था, कि वो कितने डरे हुए थे, कितना पछतावा हुआ था। रिया ने बताया कि उसे कितना गिल्ट महसूस हो रहा था, कि वो रात भर सो नहीं पाई थी उस दिन। हम सब ने रोया, हम सब ने अपना दर्द शेयर किया। और उस दिन कुछ बदला। हमारे बीच की वो दीवार जो बन गई थी, वो थोड़ी कम हो गई। पापा ने कहा, मैं जानता हूं कि मैं जो गलती की वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन मैं एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक बेहतर पिता बनने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने उनसे कहा, पापा, मैं आपको माफ कर रही हूं, धीरे धीरे, लेकिन मैं कर रही हूं। मैं चाहती हूं कि हम फिर से एक परिवार बने। पापा ने मुझे गले लगाया। थैंक यू बेटा, थैंक यू। उस दिन के बाद हमारे परिवार में एक नई ऊर्जा आई। हम फिर से साथ में खाना खाने लगे, साथ में टीवी देखने लगे, साथ में हंसने लगे। हम फिर से एक परिवार बन रहे थे। लेकिन वो रात, वो तूफानी रात हमेशा हमारे साथ रहेगी। वो एक याद दिलाने वाली चीज है कि कैसे एक झूठ, एक गलतफहमी, एक पल का गुस्सा सब कुछ बदल सकता है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं, तो मुझे लगता है कि उस रात ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मुझे सिखाया कि जिंदगी में विश्वास सबसे जरूरी चीज है। परिवार में विश्वास, रिश्तों में विश्वास। और अगर ये विश्वास टूट जाए तो इसे वापस बनाना बहुत मुश्किल होता है। मुझे ये भी सिखाया कि जलन एक बहुत खतरनाक चीज है। ये इंसान को अंदर से खा जाती है और उसे ऐसी हरकतें करने पर मजबूर कर देती है जो वो सामान्य हालात में कभी नहीं करता। और सबसे जरूरी, मुझे ये सिखाया कि माफी मांगना और माफ करना दोनों जरूरी है। अगर हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते और दूसरों को माफ नहीं करते, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। रिया को उसकी गलती का एहसास हुआ और उसने बदलना शुरू किया। पापा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने एक बेहतर पिता बनने की कोशिश की। और मैंने उन सबको माफ करना सीखा। यह आसान नहीं था, बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन यह जरूरी था, क्योंकि परिवार जरूरी है, रिश्ते जरूरी हैं। आज हमारा परिवार पहले से बेहतर है। हम एक दूसरे को बेहतर समझते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हम जानते हैं कि जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लेकिन हम साथ मिलकर उनका सामना करेंगे। और रिया, वो अब मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। हाँ, दोस्त, क्योंकि उसने अपनी गलती से सीखा और बदला, और मैंने उसे माफ किया। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। एक झूठ की कहानी, एक तूफान की कहानी, और फिर माफी और नई शुरुआत की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी कुछ सिखा गई होगी। याद रखिए, झूठ कभी अच्छा नहीं होता, चाहे यह कितना भी छोटा क्यों ना हो, क्योंकि एक छोटा झूठ एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। और हमेशा अपने परिवार पर विश्वास रखिए। अगर कोई गलतफहमी है तो बात करिए, चुप मत रहिए, क्योंकि चुप रहने से सिर्फ और मुसीबत बढ़ती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस कहानी के बारे में? क्या रिया को माफ कर देना सही था? क्या पापा ने सही किया था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और यह भी बताइए कि आप ये कहानी भारत के किस शहर से सुन रहे हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और भी दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।